प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 NCERT पाठ्यक्रम में सम्मिलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य का वाचन करने वाले हैं, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद को उस समय उनके मित्रों ने कहा कि भाई तुम अपनी आत्मकथा लिखो, क्योंकि उस समय 1932 में प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकाला था, जिसमें सभी कवि अपनी अपनी आत्मकथा लिख रहे थे। जयशंकर प्रसाद को भी उनके मित्रों ने कहा कि तुम भी अपनी आत्मकथा लिखो, लेकिन जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते और उन्होंने इसके लिए जो कारण बताया वो इस कविता में शामिल है। तो जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्यों नहीं लिखना चाहते वो इसमें बताया गया है। पहली पंक्ति देखेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ था भंवरा, लेकिन यहाँ पर है मन रूपी भंवरा, यानी रूपक अलंकार भी है, मन रूपी भंवरा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, यानी जैसे एक पेड़ होता है, मान लो हरा भरा पेड़ है, उसके फूल फल लगे हुए हैं, तो उस पर भंवरे और अन्य जो पक्षी कीट पतंगे सब उसके ऊपर आते हैं और उसका रसपान करते हैं। लेकिन सोचो वो पेड़ ऐसा हो जिसकी पत्तियां मुरझा चुकी हों और गिर चुकी हों, तो वो जो पेड़ होता है ना, उस हरे भरे पेड़ के समान नहीं होता है। तो लेखक ने अपने जीवन के लिए कहा है कि मेरा जीवन भी जो है वो उस पेड़ के समान है जिसकी पत्तियां झड़ चुकी हैं और मुरझा चुकी हैं। तो लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार से एक भंवरा एक मुरझाए हुए पेड़ की उसकी गिरी हुई पत्तियों का वर्णन कर जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी है जिसमें कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन उस मुरझाए हुए पेड़ के समान है, यानी वो उसमें अब कोई भी हरियाली या रस बचा हुआ नहीं है। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं? क्योंकि मेरे जीवन में कोई विशेष बात नहीं है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। लेखक ने यहाँ अगली पंक्ति में बताया है अनंत नीलिमा, यानी अनंत नीला आसमान, यानी अनंत असीमित विस्तार, यानी इस संसार में बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अपना जीवन इतिहास यानी अपनी जो आत्मकथा है वो लिखी है। इस असीमित मतलब असीमित विस्तार है, यानी आसमान में जैसे असंख्य तारे होते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। जीवन इतिहास यानी अपने जीवन का इतिहास लिखा है, यानी अपनी आत्मकथा लिखी है। यह लोग, लेकिन उससे हुआ क्या? यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन उपहास यानी खराब बुरी तरह की आलोचना, लेकिन और उपहास मतलब हंसी। तो लेकिन उन कवियों के साथ हुआ क्या, उन लेखकों के साथ हुआ क्या? उनकी बुरी तरह से आलोचनाएं की गई, बहुत खराब तरीके से निंदा की गई उनका उपहास उड़ाया गया। यानी जिन कवियों ने अपनी आत्मकथा लिखी है उनका उपहास उड़ाया गया, उनकी निंदा की गई। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। फिर भी देखो आगे कह रहा है कवि, यह तब भी कहते हो कर डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागा रीति। कि तुम अब भी यही कह रहे हो। देखो बहुत सारे कवियों का उपहास उड़ाया गया है, उनकी निंदा की गई है, लेकिन फिर भी क्या तुम ये कहोगे कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, अपनी जो बीता हुआ जो समय है, अपनी कमजोरी जो भी है वो क्या मैं अब भी लिखूं?
और मैं यदि अपनी कमजोरी, मैं यदि अपनी दुर्बलता लिखूंगा तो क्या तुम यह सुनकर सुख प्राप्त करोगे? देखो, मेरा जो ये जीवन है वो गागर रीति, गागर इन मटका यानी खाली मटके के समान है। और खाली मटका मतलब यहाँ दुख का प्रतीक है, यानी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। तो इसलिए मेरे जीवन में दुख है, दुर्बलताएं हैं, और मेरे जीवन में कोई भी सुख वाली बात, हंसी खुशी वाली बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। और मेरी इतनी दुर्बलताओं के बावजूद भी क्या तुम मुझे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहोगे? अगली पंक्तियों में देखो, किंतु कहीं ऐसा न हो, तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। लेकिन लेखक अपने दोस्तों से कह रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा जो जीवन है वो खाली मटके के समान है, लेकिन मेरे जीवन को में जो मटका है वो खाली है, मतलब खाली मटके के समान मेरा जीवन है। कहीं ऐसा न हो कि तुम ही अपने आप को, मेरे जीवन को खाली करने वाले मटके की तरह समझने लग जाओ, यानी तुम कहीं अपने आप को इसके लिए दोष देने मत लग जाना। अपने दोस्तों से कह रहा लेखक कि ऐसा न हो कि कहीं मेरे जीवन के दुखों के लिए, खाली मटका मतलब दुख, कहीं मेरे जीवन के दुखों के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मत समझने लग जाना। किंतु कहीं ऐसा न हो, तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, यानी ऐसा नहीं हो कि मेरे जीवन के दुखों का कारण आप लोग अपने आप को ही समझने लग जाओ। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को दोषी समझो कि हमारे कारण ही इसके जीवन में दुख आए हैं। कहीं ऐसा आप समझने मत लग जाना। आगे लेखक कह रहे हैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ लेखक कह रहा है कि विडंबना मतलब कठिनाई, कि ये बड़ी कठिनाई वाली बात है। क्या कठिनाई वाली बात है? कि अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल सरल है, और सरलता के कारण लोग इसका क्या करते हैं, उपहास भी उड़ाते हैं। कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल सरल है और कहीं इसकी हंसी न उड़ाई जाए। भूलें अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि ऐसा नहीं हो मेरे जीवन में। देखो, दो तीन बातें, एक मतलब सरल है बिल्कुल, दूसरा मैंने कुछ भूलें की है या मेरे साथ धोखा हुआ है, कि है ना, मैं ये तीनों चीज़ें नहीं करना चाहता, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के बाद में मेरी हंसी ही उड़ाई जाएगी। यानी मेरा जीवन कैसा है, सरल है, यानी सीधा साधा है, मेरे जीवन में कुछ भूलें हुई हैं मुझसे, और या मेरे साथ प्रवंचना मतलब धोखा हुआ है, और इन चीज़ों को मैं औरों को दिखलाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर यहाँ इस दोनों पंक्तियों में बात कही है कि मेरा जीवन सरल है, उसमें भूलें भी हैं और धोखा भी हुआ है। अगर मैं ये तीनों चीज़ें दिखलाऊंगा दूसरों को तो यहाँ मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, और मेरे लिए ऐसा करना क्या है, बड़ी कठिनाई वाली बात है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब लेखक ने यहाँ थोड़ी सी अलग बात कही है, कहा कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, लेकिन उन दुखों के बीच में एक ऐसा समय भी आया है जब मेरे जीवन में हंसी खुशी वाली बात थी। तो लेखक ने कहा उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कि मेरे जीवन में हंसी खुशी वाली बात थी, वो मैं कैसे आप लोगों को बताऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि उन मधुर चांदनी रातों की, वो चांदनी रात जो मेरे जीवन में खुशहाली लेकर आई थी, उनकी मैं गाथा आप लोगों को कैसे सुनाऊं, क्योंकि वो मेरी अपनी निजी बातें हैं। हर निजी बात भी हम दूसरों को नहीं बता सकते। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और मैं अपने जीवन में मैंने अपनी प्रिया के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ मैंने जो समय व्यतीत किया है, और उसमें मेरा जीवन जो था वो हंसी खुशी से बीता, उन बातों को मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, क्योंकि हर बात जो निजी बातें होती है वो सबके सामने
नहीं रखी जाती, सबको नहीं बताई जाती। आगे लिखा करें, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अब लेखक ने कहा कि मेरे जीवन में सुख तो आया था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं आया था। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मेरे जीवन में सुख जो था वो आने वाला था, थोड़ा बहुत आया भी, लेकिन वो मुझे पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ। आते आते वो भाग गया, चला गया मेरे जीवन में से सुख ना। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जो सुख था वो मेरे पास आलिंगन यानी मेरी बाहों में आते आते मुझे वो क्या करा, यहाँ से मेरे पास से वो चला गया। तो कुल मिलाकर यहाँ कहना चाहता है कि मेरे जीवन में सुख तो था, हंसी खुशी भी थी, लेकिन वो पूरी तरह से मुझे प्राप्त नहीं हुई। अब आगे बोल रहा है लेखक, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ लेखक कह रहे हैं अपनी प्रिया यानी अपनी पत्नी को वो याद कर रहे हैं, क्योंकि उसके अरुण को, कपोल अरुण यानी लाल और कपोल यानी गाल, कि उसके गाल जो थे वो लाल थे और वो मतवाली थी यानी बहुत ही मस्ती भरी थी। यानी मेरी जो पत्नी थी, प्रिया थी, उसके गाल बिल्कुल लाल थे और वो मस्ती भरी थी, यानी उसके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो इतनी प्रेम भरी थी, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, और उससे जो अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी सुबह, प्रेम भरी सुबह उससे मधुमाया यानी मुस्कुराहट, हंसी खुशी वो उससे उधार लेती थी। यानी प्रातःकाल जो उषा होती है, प्रेम भरी जो उषा होती है, वो भी उससे मधुमाया लेती थी, यानी उससे प्रेम जो है वो उधार लेती थी, अनुराग उधार लेती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहा है कि पत्नी का जो साथ था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था, प्रेम भरी सुबह थी और सब कुछ अच्छा था। उसकी स्मृति पाथे ही बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब कह रहा लेखक, स्मृति यानी याद, और पाथे यानी रास्ते का भोजन या रास्ते का सहारा, पथिक यानी राहगीर, और पंथा यानी रास्ता, और कंथा जो अगली पंक्ति में है उसका तो गुदड़ी होता है। तो देखो लेखक ने क्या कहा है कि मेरी जो पत्नी है उसकी जो स्मृति है, उसकी जो याद है, वो मेरे लिए क्या है, पाथे है, रास्ते का सहारा है, संबल है, उसी के सहारे में जी रहा हूँ। थके पथिक की पंथा की, जिस प्रकार से कोई रास्ते पर कोई व्यक्ति चल रहा है रास्ते में और वो थक जाता है, तो उसके लिए सहारा क्या होता है, उसके लिए जो रास्ते के लिए जो भोजन लेकर आया है, जो और चीज़ें लेकर आया है, वो उसके लिए सहारा है। उसी प्रकार मेरा जो जीवन जो चल रहा है, इस जीवन पथ पर मेरी पत्नी की जो स्मृति है वो मेरे लिए क्या है, एक सहारा है, पाथे है, रास्ते का सहारा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब देखो कंथा का तो गुदड़ी, कि मेरा जो जीवन है उस गुदड़ी के समान है, जिसमें क्या क्या दबा हुआ है सब दब चुका है, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन सोचो जिस प्रकार से ये गुदड़ी को हम लोग खोलते हैं तो पता चलता है इसमें ये भी दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है। तो उसको लेखक कहना चाह रहा है कि मेरा जो जीवन है वो गुदड़ी के समान है। कंथा तो गुदड़ी के समान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं। अब उनको सीवन, जैसे मान लो उस गुदड़ी को हम खोलते हैं, उसकी सीवन है उसकी सिलाई को उधेड़ते हैं, खोलते हैं, तो पता चलता है उसमें क्या क्या है। उसी प्रकार यदि आप लोग मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानोगे तो पता चलेगा इसमें कितने दुख, कितनी पीड़ाएं इसमें भरी हुई हैं। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। देखो आगे लेखक कह रहा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कि मेरा जो जीवन है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। लेखक कह रहे हैं कि मेरा जीवन छोटा सा है और मेरे जीवन में ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, तो जीवन छोटा सा है, उसमें मैं उस छोटे से जीवन की बड़ी कथा कहाँ से कह दूँ, बड़ी बड़ी कथाएं मैं कहाँ से कहूँ, उसमें कोई बड़ी कथा है ही नहीं, इसलिए मैं बड़ी कथा नहीं कह पाऊँगा। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। इससे अच्छा तो मैं ये मानता हूँ कि मैं औरों की जो आत्मकथाएं हैं, औरों की जो बातें हैं वो सुनता रहूँ,
और मैं खुद बिल्कुल शांत रहूं, चुप रहूं, अपने बारे में कुछ नहीं कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मकथा है वो भोली सी आत्मकथा है, छोटी सी आत्मकथा है, उसको सुनकर तुम्हारा क्या भला हो जाएगा, उसको सुनकर तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी नहीं होगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं है मुझे आत्मकथा कहने का, क्योंकि मेरी जो व्यथा, व्यथनी पीड़ा, वो क्या है, मौन है, और अभी वो सोई हुई है। यानी देखो, किसी व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, लेकिन वो दुख दबा हुआ है, पुराना दुख है, पहले का दुख है, वो दबा हुआ है, और वो व्यक्ति अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है, अपने काम कर रहा है, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति उस पहले वाली बात का जिक्र कर देता है, उसको वापस से उसकी स्मृति में लाता है, तो वहाँ पर उसका जो दुख है ना, वो वापस से सामने आ जाता है, वो फिर से एक बार दुखी हो जाता है। तो लेखक ने कहा है कि मेरे जीवन में जो दुख है ना, वो मौन है, दबा हुआ है, और यदि आप मेरी आत्मकथा कहने के लिए मुझे कहोगे तो वो सारा जो दुख है वो वापस से सामने आ जाएगा, और मुझे फिर से उस दुख को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी कवि थे, उन्होंने छायावादी शैली में ये कविता लिखी है। छायावाद में आत्मा भी व्यक्ति होती है, खुद के बारे में व्यक्ति होती है। तो लेखक ने इसमें अपने मित्रों से अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के लिए कहता हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ खास नहीं है, और जो दबे हुए दुख हैं वो पुनः आ सकते हैं, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। ये लेखकों से आग्रह करता, अपने दोस्तों से आग्रह करता है। और ये आत्मकथ्य जो कविता है, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित भी हुई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।